शादी या सौदा। एक अनाथ लड़की की दर्दनाक दास्तान। पूरी रात उसके मखमली बदन से खेलने के बाद राहुल को नींद आ गई। थक के चूर हो चुकी मेघा ने खुद को थोड़ा सा संभाला और अपनी किस्मत पर रोने लगी और रोते रोते ही सो गई। सुबह उठने पर उसके बदन का एक एक अंश दर्द से तड़प रहा था। यह शादी के बाद रेप की तीसरी रात थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेघा है। मैं अपने माँ बाप को बचपन में ही खो चुकी थी। मामा मामी ने पाल पोस कर बड़ा तो किया, लेकिन कभी माँ बाप का प्यार ना दिया। मामी को तो मुझसे नफरत भी थी, वो इसलिए क्योंकि मैं जवान होते होते बला की खूबसूरत होती गई। मेरी कमसीन जवानी के पीछे मोहल्ले के सभी नौजवान थे और मामा मामी की खुद की बेटी थोड़ी मोटी थी और दिखने में भी कुछ खास नहीं थी। मिस्री जैसी मीठी आवाज और ढले हुए बदन की मालकिन होने का खामियाजा मुझे हर दिन भुगतना पड़ता था। मामी को हमेशा डर लगा रहता था कि मेरी खूबसूरती के आगे उनकी अपनी बेटी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जैसे ही मैं 22 साल की हुई, उन्होंने बिना मेरी मर्जी जाने जल्दबाजी में मेरी शादी राहुल से तय कर दी। राहुल का सच और मेरी बेबसी। राहुल शहर के एक बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा था। रईसी उसके खून में थी और घमंड उसके सिर पर चढ़कर बोलता था। वह 6 फीट लंबा, कसरती बदन और बेहद रफ एंड टफ लुक वाला एक ऐसा मर्द था जिसे अपनी मर्जी के आगे किसी की ना सुनने की आदत नहीं थी। दरअसल राहुल ने मुझे एक बार बाजार में देखा था। मेरी सादगी और सांचे में ढले उस कमसीन बदन को देखते ही उसके अंदर की हवस जाग उठी थी। उसने तुरंत मेरे मामा मामी को पैसों और बड़े घर का लालच देकर शादी का प्रस्ताव भेजा। मामी तो जैसे इसी ताक में बैठी थीं। उन्होंने मुझे एक बोझ की तरह राहुल के हाथों सौंप दिया। मुझे लगा था कि इतने बड़े घर में जाकर मेरी तकदीर बदल जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक पिंजरे से निकलकर सीधे एक भूखे भेड़िए की गुफा में कदम रख रही हूँ। चौथी रात, सुलगती हवस का चरम रूप। शादी की पहली 3 रातों की तरह ही यह चौथी रात भी मेरे लिए किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं बेड के कोने में सिमटी हुई अपने पुराने स्कमों को सहला रही थी। तभी बेडरूम का भारी दरवाजा खुला और राहुल अंदर आया। उसने भारी मात्रा में शराब पी रखी थी, जिससे उसकी आंखों में एक अजीब सी सुलगती हुई मर्दाना हवस साफ झलक रही थी। उसने आते ही अपनी सिल्क की कमीज के बटन खोले और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसका चौड़ा, सुगठित और बालों से भरा सीना मध्यम लाइट में चमक रहा था। वह धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा। उसका यह डोमिनेटिंग अंदाज देखकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। राहुल, प्लीज, आज नहीं। मेरे पूरे बदन में बहुत दर्द है, मैंने रोते हुए अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर मिन्नत की। लेकिन राहुल के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, मेघा, मैंने तुम्हारे इस मखमली बदन के लिए लाखों रुपए दिए हैं। तुम्हारी इस कयामत जैसी जवानी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उसने बिना कोई वक्त गवाए झटके से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं सीधे उसके गर्म और मजबूत सीने से जा टकराई। उसके हाथों की पकड़ मेरी नाजुक कलाई पर इतनी मजबूत थी कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। राहुल ने मेरे रोते हुए चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और बेहद बेबाकी व बेरहमी से मेरे होठों को अपने कब्जे में ले लिया। वह किस कोई प्यार नहीं, बल्कि एक भूखे मर्द की दीवानगी थी। मर्यादा और बेबाकी की सीमाएं पार। मेरे विरोध को दबाते हुए राहुल के गर्म हाथ मेरी नाइटी के अंदर सरकने लगे। उसने बड़ी बेरहिमा से मेरी साटन की नाइटी को ऊपर की तरफ खिसका दिया, जिससे मेरी लंबी और सुडौल टांगें पूरी तरह नुमाया हो गईं।
कमरे की पीली रोशनी में मेरा बेदाग बदन देखकर उसकी आंखों की भूख और बढ़ गई। उसने मुझे बेड पर पीछे की ओर धकेल दिया और खुद पूरी तरह मेरे ऊपर आ गया। उसके भारी बदन का दबाव मेरे नाजुक अंगों पर पड़ रहा था। उसने मेरे दोनों हाथों को मेरे सिर के ऊपर ले जाकर एक हाथ से लॉक लॉक कर दिया। तुम जितनी तड़पती हो मेघा, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में भींचने का मजा उतना ही ज्यादा आता है, उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ाते हुए फुसफुसाया। पूरी रात उस बंद कमरे में सिर्फ मेरी सिसकियों और राहुल की भारी सांसों की आवाजें गूंजती रहीं। उसने मेरी इच्छा के खिलाफ अपनी ताकत के बल पर मेरे बदन के हर एक हिस्से को अपनी हवस से रौंदा। वह दर्द और उत्तेजना का एक ऐसा मिलाजुला खौफनाक एहसास था जिसने मेरी रूह तक को कंपा कर रख दिया। सुबह होने तक वह मेरे मखमली जिस्म से खेलता रहा और जब उसकी हवस शांत हुई तो वह थककर करवट बदलकर सो गया। राहुल की मां का क्रूर चेहरा और डाइनिंग टेबल का अपमान। अगली सुबह जब मैं अपने दर्द से कराहते बदन को किसी तरह साड़ी में छुपाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो वहां राहुल के माता पिता बैठे थे। राहुल के पिता दिग्विजय सिंह, जो शहर के सबसे रसूखदार बिल्डर थे, अखबार पढ़ रहे थे और उसकी मां कमला देवी, जो सोने के गहनों से लदी थीं, चाय पी रही थीं। मेरी आंखों के नीचे रोने के कारण काले घेरे बन चुके थे और गर्दन पर राहुल के दांतों के निशान साफ दिख रहे थे, जिसे मैं पल्लू से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ। माँ जी प्रणाम। कमला देवी ने मुझे ऊपर से नीचे तक हिकारत भरी नजरों से देखा और चाय की चुस्की लेते हुए कड़े लहजे में बोली, सूरज सिर पर आ गया है और बहू रानी अब सोकर उठ रही हैं। यहाँ इस घर के कुछ नियम कायदे हैं मेघा, और ये जो तुम अपना मुरझाया हुआ रोतलू चेहरा लेकर घूम रही हो ना, इसे बंद करो। मेरे बेटे ने तुम्हें इस घर की मालकिन बनाने के लिए शादी की है, तुम्हारे नखरे उठाने के लिए नहीं। मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मैंने धीमे से कहा, माँ जी, राहुल रात को मेरे साथ बहुत ज्यादती करते हैं। मेरे पूरे बदन में नीले निशान। इससे पहले कि मैं बात पूरी करती, दिग्विजय सिंह ने अपना अखबार टेबल पर पटका और भारी आवाज में बोले, चुप रहो मेघा। राहुल इस साम्राज्य का इकलौता वारिस है। मर्द जब थका हारा घर आता है तो अपनी पत्नी पर उसका पूरा अधिकार होता है। उसने तुम्हें अपनी वासना या मर्जी के लिए खरीदा नहीं, बल्कि ब्याह कर लाया है। चुपचाप एक अच्छे वारिस को जन्म दो और अपनी औकात में रहो। इस घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सास-ससुर की ये बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि इस आलीशान महल में कोई इंसान नहीं, बल्कि पत्थरों के बुत रहते हैं, जो अपने बेटे की हर हैवानियत को सही मानते हैं। सास-ससुर की साजिश और बंद दरवाजे के पीछे का सच। शादी के 3 हफ्ते बीत चुके थे। राहुल का टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था। एक दोपहर जब राहुल ऑफिस में था, मैं ऊपर की गैलरी से गुजर रही थी। तभी मैंने नीचे ससुर जी के स्टडी रूम से अपनी सास और ससुर की फुसफुसाहट सुनी। दरवाजा थोड़ा खुला था। कमला देवी कह रही थीं, सुनिए जी, मुझे डर है कि ये मेघा कहीं पुलिस में ना चली जाए। राहुल दिन ब दिन इसके साथ कुछ ज्यादा ही हिंसक होता जा रहा है। कल मैंने इसके कमरे के डस्टबिन में फटे हुए कपड़े और खून के धब्बे लगे टिश्यू देखे थे। दिग्विजय सिंह ने ठंडी सांस ली और कुटिलता से हंसते हुए बोले, अरे कमला, तुम भी बेकार की चिंता करती हो। वो एक अनाथ लड़की है। उसके मामा मामी को मैंने 5 लाख रुपए नकद दिए हैं, वो कभी उसका साथ नहीं देंगे। और रही बात मेघा की, तो कोर्ट कचहरी और पुलिस हमारी जेब में रहते हैं। मैंने राहुल से कह दिया है कि वो जो चाहे करे, बस इसके चेहरे पर चोट मत मारना ताकि बाहर किसी को शक ना हो। एक बार ये राहुल के बच्चे की मां बन जाए
फिर ये खुद ब खुद घुटने टेक देगी। यह सुनना मेरे लिए एक और बड़ा झटका था। मुझे एहसास हो गया कि राहुल की इस हैवानियत के पीछे उसके पूरे परिवार का हाथ था। वे सब मिलकर मेरी आत्मा का कत्ल कर रहे थे। उस दिन मेरी बेबसी एक ठंडे गुस्से में बदल गई। ड्रामेटिक क्लाइमेक्स, जब सब्र का बांध टूटा। यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक और चला, लेकिन एक रात पानी सिर से ऊपर चला गया। वह शनिवार की रात थी। राहुल अपने कुछ रईस और अय्याश दोस्तों को घर ले आया था। नीचे लाउंज में तेज म्यूजिक बज रहा था और शराब के दौर चल रहे थे। आधी रात को जब वे सब पूरी तरह नशे में धुत थे, बेडरूम का दरवाजा अचानक झटके से खुला। राहुल अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, मेघा, चलो नीचे चलो। आज मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई है कि मेरी बीवी इस शहर की सबसे खूबसूरत और हॉट औरत है। मैं उन्हें तुम्हारी इस कातिल जवानी की एक झलक दिखाना चाहता हूं। यह सुनते ही जैसे मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा गिर गया। एक पति अपनी ही पत्नी को अपने दोस्तों के सामने नुमाइश की चीज बनाना चाहता था। उस पल मेरे अंदर की डरपोक सहमी हुई और बेबस अनाथ लड़की हमेशा के लिए मर गई। उसकी जगह एक स्वाभिमानी, आक्रोश से भरी औरत ने ले ली। मैंने बेड से उठकर चिल्लाकर कहा, बस राहुल, बहुत हुआ। मैं कोई बाजारू खिलौना नहीं हूं, तुम्हारी ब्याहता पत्नी हूं। अब मैं तुम्हारा एक भी जुल्म नहीं सहूंगी। आज के बाद तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। राहुल अपनी तारीफ में ना सुनने का आदी नहीं था, और वह भी एक ऐसी लड़की से जिसे उसने पैसे के दम पर खरीदा था। वह गुस्से से पागल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे आगे आवाज उठाए। उसने दहाड़ते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ाया। उसने झटके से मेरी नाइटी की स्ट्रैप को पकड़कर खींचा, जिससे वह बीच से फट गई। उसने मेरा गला दबाने के लिए जैसे ही अपने मजबूत हाथ बढ़ाए, मेरा दम घुटने लगा। मौत को सामने देखकर मेरे अंदर आत्मरक्षा की एक ताकत जागी। बेड के पास लगी साइड टेबल पर शीशे की एक भारी सुराही रखी थी, जिसमें पानी भरा था। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी, उस सुराही को उठाया और बिना सोचे समझे राहुल के सिर के पिछले हिस्से पर दे मारी। कड़ाक की गूंजती हुई आवाज हुई। सुराही के सैकड़ों टुकड़े कमरे में बिखर गए। राहुल के सिर से खून का एक गहरा फव्वारा छूटा। उसकी आंखों में अचरज और खौफ के भाव आए। वह लड़खड़ाया और भारी आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। उसके सिर से निकलता गाढ़ा खून सफेद कालीन को लाल कर रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। कहानी का अंत, एक नया सवेरा। नीचे खड़े दोस्त म्यूजिक की आवाज के कारण ऊपर की चीखें नहीं सुन पाए थे। मैंने बिना एक पल गवाए कांपते हाथों से राहुल का फोन उठाया और सीधे पुलिस 100 को कॉल कर दिया। दिग्विजय सिंह और कमला देवी ने पुलिस के आते ही मुझ पर राहुल की हत्या की कोशिश का आरोप लगाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। कमला देवी चीख रही थीं, इस कलमुही ने हमारे इकलौते बेटे की जान लेने की कोशिश की है, इसे जेल में सड़ा दो। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने पुलिस के सामने अपनी फटी हुई नाइटी, अपने बदन के पुराने और नए नीले निशान और कमरे की हालत रख दी। साथ ही मैंने चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड की गई दिग्विजय सिंह और कमला देवी की वो साजिश वाली बातचीत भी पुलिस कमिश्नर को सुना दी। राहुल मरा नहीं था, लेकिन उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। अस्पताल से ठीक होने के बाद उसे और उसके माता पिता को हैवानियत का साथ देने और साजिश रचने के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दिग्विजय सिंह का सारा पैसा और रसूख धरा का धरा रह गया, क्योंकि मीडिया और वीमेन राइट्स एनजीओ ने इस केस को देशव्यापी मुद्दा बना दिया था।
आज मैं राहुल के उस आलीशान मगर घुटन भरे नरक से कोसों दूर हूं। मामा मामी ने मुझे उल्टा कहा, लेकिन मैंने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने खुद को संभाला, एनजीओ की मदद से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और आज मैं एक सफल स्वतंत्र महिला हूं। अब जब मैं सुबह सोकर उठती हूं, तो मेरे बदन का कोई भी हिस्सा दर्द से नहीं तड़पता। अब मेरे चेहरे पर किसी हवस का खौफ नहीं, बल्कि एक आजाद परिंदे जैसी उड़ान का सुकून और गर्व होता है। मैंने दर्द सहा, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मरने नहीं दिया।